हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है, राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट नंबर है, एन एशियन इंडिया देयर वेयर नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ओनरशिप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन the British policies of land revenue led to fragmentations of the land, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू है आपका। Then the जमींदार looked after the interest of the farmers well, तो ये आपका क्या हो जाएगा, false। The जमींदार were often rich traders from cities and the towns who really visit their farmland and with little interest in improving the land and were often harsh toward the farmers। Then next आता है आपका फोर्थ नंबर, अंडर द रोटवारी सिस्टम फार्मर्स पेड 1/4 ऑफ देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द ब्रिटिश। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अंडर द रोटवारी सिस्टम फार्मर्स पेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द ब्रिटिश। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द फार्मर्स इन पंजाब बेनिफिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्शंस। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड नंबर का। फर्स्ट आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द pre-colonial system of revenue collection was better than the ones introduced by the company। So फर्स्ट देखें, जो कंपनी के द्वारा जो स्टेब्लिश किया गया था रेवेन्यू सिस्टम, उससे बेटर ये आपका प्री कॉलोनियल रेवेन्यू सिस्टम था। सो डिफरेंट 4 पॉइंट्स है। द कंपनी डिड नॉट हैव यूनिफॉर्म सिस्टम, रेवेन्यू का यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। जमींदार वेयर किंडर ऑफ फार्मर देन ब्रिटिश। साथ ही साथ प्रो कॉलोनियल रूल इन इंडिया डिस्करेज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, या फिर आपका pre-colonial rulers collected a part of the produce as revenue instead of asking for cash। तो यहां पर आपका डी हो जाएगा, pre-colonial rulers collected a part of the produce as a revenues instead of asking for cash। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। देन सेकंड आता है आपका, in which of these places was the permanent settlement introduced। कहां पर permanent settlement इंट्रोड्यूस किया गया था, बिहार, बंगाल, पार्ट्स ऑफ पंजाब या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अलग अलग जो स्टेट जो उस समय प्रेसिडेंसी से उसका नाम नोट डाउन किया। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश है, वहां पर परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर थर्ड आता है आपका, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द महलवारी सिस्टम इज करेक्ट। महलवारी सिस्टम से रिलेटेड क्या करेक्ट है, तो यहाँ पर डिफरेंट 4 पॉइंट्स है। इसमें आपका राइट ऑप्शन आपका आता है सी है कि द लैंडलॉर्ड्स आर head of families were jointly responsible for the payment of revenue to the company। Then next आता है आपका फोर्थ नंबर का कि who among this benefited the most when the revenue amount was fixed। अब रेवेन्यू अमाउंट फिक्स कर दिया, कोई सबसे ज्यादा बेनिफिट्स कौन, पीजेंट थे, द कंपनी थे, जमींदार थे कि लैंडलेस लेबरर थे, तो वो थे आपके सी द जमींदार। देन नेक्स्ट आता है आपका, चूज द स्टेटमेंट दैट रिलेटेड टू एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से रिलेटेड जो आपके जो पॉइंट्स इनमें से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इनमें से कौन सा जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से रिलेटेड है वो आपको चूज करने हैं। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। देन राइट ऑप्शन आपका आता है सी, जिसमें सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ है। दे वेयर ऑफ्टन रिच ट्रेडर्स, होते थे सिटीज टाउन से, वो हार्डली इंटरेस्ट इंप्रूविंग लैंड को इंप्रूव करने के प्रति उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो जो है दे वेयर मच हार्शर टुवर्ड द लोकल फार्मर देन द ट्रेडिशनल जमींदार, और वो जमींदार से भी ज्यादा कष्टप्रद था वहां के लोकल फार्मर्स के लिए, क्योंकि जमींदार तो उनके पास में रहते थे, बट ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है सिटीज टाउन्स में रहने वाले लोग थे। देन 6 नंबर, देयर आर 2 स्टेटमेंट, एसरेशन और रीजंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करने हैं, एसरेशंस को पढ़ना है, रीजंस को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। सो द पीजेंट्स रिवोल्ट्स कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ब्रिटिश डिड नॉट मेक एनी चेंजेस टू देयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस देखिए कि जो पीजेंट्स रिवोल्ट्स है बहुत लॉन्ग समय तक चला। रीजंस बताया गया कि ब्रिटिश ने कोई भी चेंजेस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में नहीं किया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपके डिफरेंट 4 ऑप्शन है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू है बट और इज फॉल्स है। ब्रिटिश के द्वारा बाद में जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है उसमें चेंजेस करने हमने देखा था, 10-20 ईयर्स में पॉलिसी चेंज होती है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन नेक्स्ट आता है, आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफली। ब्रीफ वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट देखें, व्हाट रिफॉर्म डिड शेरशाह सूरी ब्रिंग अबाउट इन लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड शेरशाह सूरी ने क्या रिफॉर्म किया था। सो ड्यूरिंग शेरशाह सूरीज राइम, लैंड वाज मेजर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया
and the pattas are written records of land ownership distributed. Revenue was charged based on the fertility of the soil and was reduced during drought or फेमिनास। मिस शेरशाह सूरी के समय क्या हुआ कि जो जमीनों को मेजर किया गया, नापा गया और उसके जगह पर पट्टा या फिर जो रिटर्न जो रिकॉर्ड्स है वो दिए गए ताकि आप जमीन के मालिक हो इस तरीके से, और रेवेन्यू है वो जमीन के फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग टू चार्ज किया गया, और जब कोई सूखा हो जाता था, काल पड़ जाता था तो रेवेन्यू को माफ भी कर दिया जाता था। सेकंड आता है आपका, हाउ डिड द इंडियन विलेजेस लॉस देयर सेल्फ सफिशिएंसी ड्यू टू द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण से सेल्फ सफिशिएंसी लॉस होना पड़ा, इसका रीजन तो अंडर द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज फार्मर्स वे आर रिक्वायर्ड टू पे कैश इंस्टेड ऑफ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, forcing them to grow cash crops such as indigo to pay the amount and to move away from food crops that have them with sustenance. Thus they lost their self sufficiency. Means अब ब्रिटिश के जो उनको क्या है रेवेन्यू पॉलिसीज ऐसे थी, फार्मर्स को जो कैश पे करना पड़ता था, है ना, पहले वो क्या करते थे प्रोड्यूस जो को लगाते थे उसका कुछ जो पार्ट्स है वो पे कर देते थे, बट अब ब्रिटिश उनको फोर्स करने लगे कि भाई आपको कैश में पे करना है, तो इसके कारण से उनको फोर्सिंग फार्मर जो है कैश क्रॉप ग्रो करने लगे, इंडिगो उगाने लगे। पहले वो अपने जगह उस जगह पर फूड क्रॉप उगाते थे, तो वो जो अपने उनके लिए सेल्फ सफिशिएंसी होता है, अपने खाने पीने की चीजें स्वयं उगा लेते थे और उन्हीं में से कुछ भाग जो है ब्रिटिश को पे कर देते थे, बट अब जो है कैश पे करना पड़ता था, इस कारण से उसको कैश क्रॉप उगाना पड़ता था। देन हु वर द जमींदार, जमींदार कौन थे? सो आंसर देखें, जमींदार्स वर लैंडलॉर्ड्स हु collected revenue from farmers and were required to pay a fixed amount of cash to the British regardless of what they collected from the farmers. मींस जमींदार लैंडलॉर्ड्स होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किससे? फार्मर्स से, और एक जो फिक्स जो अमाउंट है वो ब्रिटिश को वो पे कर देते थे, चाहे वो कितना भी जो है फार्मर से कलेक्टर जो कुछ भी वो कलेक्ट करे, ब्रिटिश को एक फिक्स अमाउंट जो है उनको पे करना पड़ता था, चाहे जमींदार प्रॉफिट में रहे चाहे लॉस में रहे, बट उनको फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता था। देन नेक्स्ट आंसर इन डिटेल, डिटेल के आंसर लॉन्ग है, क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। फर्स्ट आता है डिस्क्राइब द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल, एवल्यूएट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी, जमींदार एंड फार्मर्स। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपको बताने हैं, कंपनी के लिए क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो बताने हैं, जमींदार के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, साथ ही साथ फार्मर्स के लिए बताने हैं। 4 क्वेश्चन समझिए, एक में इंक्लूड है। चलिए आंसर देखें, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्नवालिस इन 1793। ये जो सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम है बंगाल वाला वो 1793 में जो कॉर्नवालिस है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम के थ्रू कहा गया था अंडर इट जमींदार दैट इज रेवेन्यू कलेक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स नीडेड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट इन कैश ऑन अ फिक्स्ड डेट एज लैंड रेवेन्यू टू द ट्रेजरी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे कलेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स। मिस जो जमींदार या फिर जो रेवेन्यू कलेक्टर जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको कहा गया कि भी आपको फिक्स डेट में फिक्स अमाउंट है वो खजाने में, ब्रिटिश के खजाने में, ट्रेजरी में जमा करना है, आप जो कलेक्ट कर रहे हैं क्या कलेक्ट कर रहे हैं उससे उनको मतलब नहीं था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें सिस्टम का, सबसे पहले हम जो कंपनी के लिए देखें, एडवांटेज था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसीव द फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ, जितना जो डेट था उसमें उनको फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता था। डिसएडवांटेज था कि ओवर जो टाइम सम जमींदारी स्टार्टेड कलेक्टिंग हायर रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स using different methods but they paid the same fixed amount to the company, so this was a loss for the company। मींस अब जमींदार थे तो वो जो है फार्मर से ज्यादा वसूल करने लगे ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो, देना तो उनको फिक्स्ड अमाउंट था किनको? ब्रिटिश को, तो वो अपने तरीके से जो है वसूलने लगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो इनसे कंपनी को नुकसान हो रहा था। देन सेकंड आता है फॉर द जमींदार, एडवांटेज में देखें तो दे कुड कल्टीवेट मोर एंड कलेक्ट हायर रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स व्हाइल पे द सेम अमाउंट टू द कंपनी। मींस वो ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करवाते थे फार्मर से और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है फार्मर से कलेक्ट करते थे, कंपनी को वो तो फिक्स पे करते थे। डिसएडवांटेज देखें तो सिंस दे हैड टू पे द सेम फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर, दे हैड अ वेरी हार्ड टाइम पेइंग द रेवेन्यू ड्यूरिंग ईयर ऑफ ड्रॉट व्हेन द क्रॉप्स फेल। और जमींदार के लिए डिसएडवांटेज था कि फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था, तो जिस समय फसलें सूखी हो गई, सूख गया या फिर अकाल आ गई, तो उस समय उनको पे करने में बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि फार्मर्स के पास वो रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। देन सी आता है फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए एडवांटेज देखें, सो देयर वर ऑलमोस्ट नो एडवांटेज इन दिस सिस्टम फॉर द फार्मर्स स्पेशली द स्मॉल फार्मर्स। मींस फार्मर्स के लिए कोई एडवांटेज नहीं था, पहले भी उनको पे करना पड़ता था
अब भी पे करना पड़ता है, कोई एडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज देखें, सो दे हैड टू पे द रेवेन्यू इवन इफ देयर क्रॉप फेलियर्स, they were therefore compelled to either sell or mortgage their lands to pay the revenue, punish them into debt and miss। अब उनके लिए क्या था कि भाई उनको तो रेवेन्यू पे ही करना, चाहे फसलें फेल हो जाए। इस कारण से उनको या तो अपनी जमीन को बेचना पड़ता था या फिर उनको जमींदार के पास गिरवी रखना पड़ता था, और फाइनली वो कर्ज में डूब जाते थे और उनकी जमीन उनसे छीन लिया जाता था। तो ये जो है आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द रटवारी सिस्टम्स, हाउ वाज इज डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। रटवारी सिस्टम के बारे में बताना और डिफरेंसेस भी बताने हैं। सो रटवारी सिस्टम्स of revenue collection was introduced in the Madras and Bombay presidency between 1792 and 1827. It was different from the permanent settlement in various years. मिस ये जो है इंट्रोड्यूस जो रटवारी जो सिस्टम है 1792 से 1827 के बीच जो है मद्रास और आपका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वहां पर स्टार्ट किया गया था। इसमें डिफरेंसेस दोनों के बीच देखें तो रटवारी सिस्टम में क्या था, द रेवेन्यू सेटलमेंट हैपन डायरेक्टली बिटवीन द कंपनी एंड द राइट और द कल्टिवेटर्स। मींस जो खेतों के मालिक हैं तो उनका जो कोई हेड होता था, मुखिया कोई कल्टिवेटर्स होते थे, उनका जो डायरेक्टली जो रेवेन्यू सेटलमेंट है वो कंपनी के साथ होता था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, हैपन बिटवीन द कंपनीज एंड द मिडिलमैन और द जमींदार। तो इसमें जो है कोई मिडिलमैन या ट्रेडर्स आपके जो लैंड लॉर्ड्स होते थे या फिर जमींदार होता था, तो वो जो है कंपनी को पे करते थे। देन द राइट पेड द कंपनी अराउंड हाफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। मींस जो कोई भी जो हेड है वो क्या करता था, कंपनी को जो प्रोडक्शन हुआ है उसका आधा लगभग जो है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो अमाउंट है कैश के रूप में वो पे कर देते थे। बट यहां पर द फार्मर्स हैड टू पे द कंपनी अ फिक्स्ड अमाउंट दैट वाज नॉट लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ द क्रॉप। अब यहां पर जो है क्या होता था परमानेंट में कि जो फिक्स्ड अमाउंट है, चाहे वो फसल अच्छा हो चाहे ना हो, क्रॉप के वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, तो ये फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता था। देन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज रिवाइज्ड आफ्टर 2 or 3 decades बेस्ड ऑन सॉइल फर्टिलिटी। मिस जो आपका राइट वाली सिस्टम में क्या था कि जो अमाउंट है वो सॉइल की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग टू 2 या 3 डिकेड्स मतलब 20 या 30 सालों में 20 या 30 इयर्स में फिर से उसको रिवाइज किया जाता था। बट यहाँ पर इट वाज फिक्स्ड अमाउंट व्हिच डिड नॉट वेरी ईयर टू ईयर, और ये फिक्स्ड अमाउंट होता था सालों में, उसको जनरली वो बदला नहीं जाता था, चेंज होते समय बहुत समय फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग भी ये नहीं था। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर, द ब्रिटिश agrarian policies led to the decline of agriculture in India, justified this statement based on your understanding of those policies। डिफरेंट जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थी उनके कारण से एग्रीकल्चर जो है इंडिया में क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। इससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं, आंसर देखते हैं। तो द ब्रिटिश इनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स व्हिच लेड टू फूड शॉर्टेज एंड फेमिनास। बस मतलब कैश में वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, तो इस कारण से वो जो फार्मर्स को फोर्स किए कि भाई जो है आप ग्रेन की जगह क्या उगाएं, कैश क्रॉप उगाएं, जिससे जो फूड शॉर्टेज होना पड़ा और इससे जो फेमिनास अकाल आने लगे, खाने पीने की कमी होने लगी। दे इंट्रोड्यूस प्राइवेट लैंड ओनरशिप विद द जमींदार और लैंडलॉर्ड्स हैव लिटिल इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड और टू पुअर टू इन्वेस्ट इन इट। दिस ब्रॉट अबाउट द स्टडी डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। मींस जो वहां पर प्राइवेट लैंड ओनरशिप है, जमींदार लैंडलॉर्ड्स उसके मालिक हुए, तो वो कहीं ना कहीं लैंड को इंप्रूव करने के फेवर में उनके पास कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो इसके कारण से जो है लैंड की क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और वहां से प्रोडक्शन भी कम होने लगा। देन मेनी ऑफ द फार्मर्स हु फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेवेन्यू ऑक्शन आर सोल्ड ऑफ देयर लैंड पार्ट बाय पार्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैंड होल्डिंग्स became smaller and were often scattered over large areas. Such fragmented land holdings are not economically to cultivate। मींस जो मैनी फार्मर्स हैं वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे, वो अपने जमीन को गिरवी रख देते थे या फिर पार्ट टू पार्ट बेचते जाते थे, तो जमीन है लैंड होल्डिंग है वो छोटा होने लगा और इसका दूर दूर होने लगा। तो ये जो है फ्रेगमेंटेड लैंड्स है वो कल्टीवेशन के लिए इकोनॉमिकली उतना फायदेमंद नहीं था। देन नेक्स्ट आता है द कॉम्बिनेशन ऑफ द poverty of peasants, high land revenue and the debt led to the sharp decline in agriculture with famines becoming common। और ये जो क्या था कि जो गरीब किसान गरीब होते जा रहे थे, हाई लैंड रेवेन्यू था, वो कर्ज में डूबते जा रहे थे, तो और एग्रीकल्चर जो है डिक्लाइन होते जा रहा था। तो ये जो फेमिनाज है, जो अकाल पड़ना और भूखमरी आना, ये बहुत ही कॉमन हो गया था। और जो इंडिगो जो है वो एक जो बेस्ड प्लांट बेस्ड डाई दैट इज यूज्ड टू कलर क्लास करने के लिए इंडिगो का यूज किया जाता था। इंडियन इंडिगो जो है वर्ल्ड में हाई डिमांड में था, इसके कारण से इस डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिश जो है इंडियन फार्मर को फोर्स किए
कि आपको कैश क्रॉप की जगह, फूड क्रॉप की जगह क्या इंडिगो उगाना है, तो इससे भी जो है यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर वो डिक्लाइन होने लगा। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, एनालाइज द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट्स। इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड आपको कारण और उसका जो किस तरीके से हुआ इसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। आंसर, indigo is the plant based dye that is used to color cloth. In the Indian, indigo was famous for rich blue color it imparted to the cloth and was is high demand around the world. Miss इंडिगो एक प्लांट बेस्ड जो इंडिगो का प्लांट आता है जिससे ब्लू कलर बनाया जाता था, तो इंडियन जो कलर बहुत ही ज्यादा फेमस था और पूरे वर्ल्ड में इसका डिमांड था। सो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिश को फोर्स करते हैं इंडियन फार्मर्स को ग्रो करने के लिए। जस्ट हमने पहले देखा था ये एक्सप्लेनेशन। देन हाउएवर कल्टिवेटिंग इंडिगो मेड द सॉइल इनफर्टिलिटी। इंडिगो उगाते थे, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होते जाती थी एंड द लैंड ऑन विच indigo has been grown could not be used to grow food crops later. Hence, the Indian farmer resisted cultivating indigo, but the British indigo planters, जो farmers have forced them to do so. The peasants of Bengal were the worst affected by this policy. They eventually refused to obey the British. Means अब ये जो इंडिगो जहां पर उगाते थे तो दूसरे जो क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं करते क्योंकि फर्टिलिटी वहां खत्म हो जाती थी। इस कारण से फार्मर्स है वो मना कर देते हैं कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। बट जो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिश जो प्लांटर्स फार्मर्स थे, वो उनको जबरदस्ती जो है मारपीट करके उनको जबरदस्ती करते थे और उगाते थे। तो इसी से कई बार जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो फार्मर्स हो जाते हैं। बट फार्मर्स हु रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो वेयर persecuted by the British indigo planters. In 1859, Bengal witnessed a massive uprising against those planters. The rioters attacked indigo factories and the houses of the planters. Though the revolt was suppressed, it resulted in the company setting up a committee in investigating the practices of indigo farming and recommend reforms. Means अब क्या होता है कि 1859 में ये जो क्या होता है कि जो बंगाल में एक जो मासिव अपराइजिंग, मतलब ये जो ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे ना उनके अगेंस्ट जो फार्मर्स हैं वो हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और उनकी जो इंडिगो फैक्ट्रीज है, प्लांटर के जो हाउसेज हैं वहां पर अटैक करते हैं, वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं और बाद में ये जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस दबा दिया जाता है। बट इसके बाद कंपनी को कमेटी बनाना पड़ता है और ये जो इंडिगो से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, फार्मिंग से रिलेटेड और डिफरेंट जो रिफॉर्म के जो सुधार के जो है वो आदेश दिए जाते हैं। सो ये इस तरीके से आपके डिटेल फोर्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। आउटलाइन मैप जो इंडिया का है, भारत का है, वहां पर आपको जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था आपका, परमानेंट सेटलमेंट, ऑटवारी सिस्टम और मालवारी, तो उसका जो है आपको मैप में शो करने हैं। ये मैप आपके बुक्स में दिया है, यहाँ पर आप इसको ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में आपको नजर आएगा तो ये आपका क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, तो यहाँ पर आपको ये परमानेंट सेटलमेंट दिख रहा है। देन आपका रटवारी सिस्टम, तो ये जो है लाइट ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये आपका रटवारी सिस्टम है। और ये आपका येलो कलर टाइप का आपको जो नजर आ रहा है डार्क येलो में, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, महलवारी और जमींदारी सिस्टम है। बाकी ये खाली जो जगह है वहां पर कोई डिफरेंट सिस्टम, तो उस समय अलग सिस्टम चल रहा था। ये जो तीन जो सिस्टम है आपको यहाँ पर, तो आप अपने नोटबुक में मैप बनाकर इसको ड्रा कर सकते हैं आप, ठीक। देन नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस। द फॉलोइंग पेसेज, जो पेसेज दिया हुआ है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है गवर्नर जनरल जो काउंसिल हुआ 1830-18 का, तो वहां पर आपको जो है इससे रीड करना है और आपको आंसर बताने हैं। सो द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बीन attracted to abuses and operation committee by the Europeans who are established indigo planters in different part of the country. Numerous as those abuses and operations have been, the Governor General is still willing to hope that these accusations does not attest to the charters of indigo planters as a class of peoples. The fact which have been established against some indigo planters are so serious that the Governor General consider it necessary to adopt measures to prevent the repetition of offences that are as injurious to the English charters as to the peace and happiness of our native subjects. तो ये जो है क्या हुआ सा सर्कुलर इशू किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा, तो उससे रिलेटेड ये जो है आर्टिकल्स है तो उसके बारे में बताया गया। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इश्यूज इज गवर्नर जनरल ट्राइंग टू एड्रेस इन दिस सर्कुलर। तो यहाँ पर होगा द गवर्नर जनरल इज ट्राइंग टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। मींस इसमें दिखाने का बताने का प्रयास किया है गवर्नर जनरल के द्वारा कि जो
यूरोपियन जो इंडिगो जो प्लांटर्स है उनके द्वारा किस तरीके से जो इंडिगो जो फार्मर जो इंडियंस है उनको जो अब्यूज किया जा रहा है और उसका जो एक्सप्लॉयटेशन उनका शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। सेकंड आता है आपका apart from the well-beings of the native subject, what is the governors that are trying to protect by acting against abuses committed by the indigo planters। तो यहां पर आता है कि the governors is trying to protect the English charters or image of the English। मतलब यहां पर जो है वो गवर्नर जनरल जो इंग्लिश मतलब ब्रिटिश जो पीपल्स है, ब्रिटिश जो देश है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं कि भाई उनकी जो छवि है वो इंग्लिश जो मैन है, इंग्लिश की जो एक छवि खराब हो रही है, किनके कारण से, ये जो इंडिगो जो प्लांटर जो है गलत कर रहे हैं उनके कारण से। देन थर्ड आता है आपका अंडर विच सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव बी क्लासिफाइड। तो आंसर में देखें इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो ये प्राइमरी सोर्स क्यों है कि क्योंकि ये जो है उस समय जो चार्टर जो जारी किया गया था, उस समय का जो लेटर जो जारी किया गया था, है ना, तो उनसे ये लिया गया है, इस कारण से हम इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहेंगे। देन डिड the measure adopted by the governor general in the year 1810 succeeded or failed in their aim to curb the abuses committed by the indigo planters? Give reason for your answer। तो ये जो अडॉप्ट किया गया था मेजर, तो ये क्या सक्सेस हुआ कि नहीं, इसके बारे में आपको आंसर बताने हैं। तो द मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल इन 1810 failed in their aim to curb the abuses committed by the indigo planters because the farmers rose in revolt in 1859। ये जो लेटर जो है ये बार जारी किया गया था 1810 में, और जो भी हमने जस्ट इंडिगो प्लांटर्स का जो रिवोल्ट देखा था वो हुआ था 1859 में। तो इससे पता चलता है कि जो गवर्नर जनरल के द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा था इंडिगो प्लांटर्स को जो है कंट्रोल करने का, उनको सबक सिखाने का, तो वो जो है फेल हो गया, क्योंकि जो है अगर वो जो चीज है वो ठीक में आ जाता तो इंडिगो जो प्लांटर रिवोल्ट से 1815 नहीं होता। तो इस तरीके से ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हुए, और यहाँ पर आपके इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।